नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण ये किसी से छुपा नहीं है। देश की आज़ादी के पहले से जिस तरह से इन लोगों ने प्लान किया तो देश के दो टुकड़े कर दिए केवल इसलिए मुस्लिमों को खुश करना है। एक टुकड़ा पाकिस्तान के नाम पर दिया, लेकिन दूसरा जो टुकड़ा हिंदुस्तान बचा, इस हिंदुस्तान में भी उनको इसलिए रहने दिया गया क्योंकि इनको लगता था कि ये आपका पक्का वोट बैंक है। उसके बाद जिस तरह का तुष्टीकरण किया गया ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज आप देखिए कि इनके जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यानी बिल्कुल एजेंडा साफ है कि भाई हम तो पाकिस्तान की ही विचारधारा के हैं। हिंदुस्तान भले ही कहा जा रहा है, इसको भारत कहा जा रहा है, इसको इंडिया कहा जा रहा है, बनाना हमें इसे भी पाकिस्तान ही है। और इसलिए जो कुछ लोग नारे लगाकर गए थे 1947 में, मांग के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहने देंगे। उनकी वो सोच दिखाती है। मामला कर्नाटक का है और कर्नाटक में आपको बता दूं कि राज्यसभा चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली और 3 सीट मिली कांग्रेस को। ठीक है, जो वोट का हिसाब है, वहां विधायकों का जो गणित है, उसके हिसाब से कांग्रेस को 3 ही सीट मिलने का अनुमान पहले से था और वो जीते। लेकिन जीत की खुशी ऐसी कि समर्थक लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। और जब एक पत्रकार ने वहां जो विजयी हुए हैं नासिर, उस नासिर से ये पूछा कि आपके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के यहां नारे लगाए, इस पर आपका क्या व्यू है, तो वो डांटते हैं उस पत्रकार को, हटे हट। यानी उसकी बात को सुनने के बजाय उस पर कोई जवाब दिया जाए और उसको धुतकार दिया। और ताज्जुब देखिए कि इनकी टूल किट एक्टिव होती है। और जो आपको बता दूं कि इसमें जुबैर जैसा फैक्ट चेकर है, वो फैक्ट चेकर जुबैर तत्काल बिना देरी गवाए वो एक्टिव होता है, उसकी पूरी टीम एक्टिव होती है और सोशल मीडिया पर वो फैक्ट चेक भी कर लेता है और वो कहता है ना ना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। यहां तो वो नासिर को कह रहे थे नासिर हुसैन जिंदाबाद, नासिर हुसैन जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद में कोई फर्क नहीं है क्या? ठीक है, उस पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में वहां की पुलिसकर्मी जो शामिल थे, अफसर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एफआईआर कराई गई और उस एफआईआर में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हालांकि बाद में रिपोर्ट ये आई कि फोरेंसिक जांच हो गई उस वीडियो की और वीडियो में छेड़छाड़ हुई है। अब सवाल यह है कि यदि सही में वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है तो भैया किसने की? अब वो कह रहे हैं कि साहब अगर किसी ने सच में नारे लगाए तो ये भी देखने की बात है कि वो कांग्रेस का था भी या कोई घुसपैठ करके आया था। यानी उनको लग रहा है मामला तूल पकड़ेगा। आपकी पुलिस क्लीन चिट दे रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का दावा है कि ये सच्चाई है, हमने अपने कानों से सुना है और कुछ मोबाइल फोन में भी उसकी रिकॉर्डिंग है। तो आप अगर अपनी पुलिस के जरिए क्लीन चिट दे देंगे तो वो अपने फोन को चेक करा सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब बीजेपी का जो दावा है उस दावे में कितना दम है ये तो आगे पूरी जांच होने के बाद पता लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि यदि एक पत्रकार अपने कानों से सुन रहा है और वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है, वो वीडियो डाल रहा है, जो पत्रकार है उसने सुना है अपने कानों से, वो बोल रहा है कि हमने 2 बार यहां इस तरह के नारे सुने हैं, स्टूडियो को बता रहा है, तो भाई उस पत्रकार को आप डांट रहे हो, बजाय इसके आप कहें अगर आपने सुना, आपने किसी को देखा, आपके कैमरे में कोई कैद हुआ है, हमें बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ना, क्योंकि इनको कार्रवाई करनी नहीं है, इनको तो ध्रुवीकरण करना है। और कांग्रेस को या मैं पूरे इंडिया अलायंस को कहूं, उनकी एक ही मानसिकता, उनको लगता है कि जितना इस तरह की बयानबाजी होगी मुस्लिम वोटर उनकी तरफ आएगा और हिंदुओं की वोट उन्हें चाहिए नहीं। कांग्रेस का तो एक सूत्री कार्यक्रम है, राहुल गांधी ओबीसी 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 करते पूरे देश में घूम रहे हैं। उनको लगता है कि इस ओबीसी ओबीसी चिल्लाने से ओबीसी वर्ग उनको वोट दे देगा, जिनका वोट प्रतिशत यहां लगभग 35% के करीब है, 35 से 40 के बीच है। उनको लगता है ये ओबीसी ओबीसी कहूंगा तो ओबीसी को लगेगा यही सच्चाई तेजी है, और इसलिए वो चाहते हैं कि लोगों को जाति में बांटकर इनकी वोट ले लूं। भाई आपको लगता है मुसलमान इसलिए वोट देगा कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। आपको लगता है कि आप राम मंदिर में नहीं जाएंगे? आपको लगता है कि आप मंदिर का विरोध करेंगे?
आपको लगता है कि आप हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, इस तरह की बातें करने से आपको यह लग रहा है कि मुस्लिम वोट आपको पूरी मिल जाएगी, जिनका वोट प्रतिशत यहां 25 के करीब है। तो आपको लग रहा है ये मुस्लिम वोट मिल जाए, 40% ओबीसी का मिल जाए। गिनवाते हैं राहुल गांधी तो, ओबीसी कितने हैं 40%, दलित कितने हैं 30%, ये हो गया 70, और वो 97 तक चले जाते हैं, 90-97 तक। इसका मतलब एक बात और है, मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी ब्राह्मणों और सभी बनियों से, यानी वैश्य समाज से और सभी ठाकुरों से ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी के मुंह पर आपका किसी का नाम नहीं आता, तो आप में से जो भी इस इंडी अलायंस के पीछे खड़े हैं, राहुल गांधी का झंडा उठाए हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहे हैं, जो कि एक तो उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को तो केवल दलित, ओबीसी और बात करता है वो एसटी की बस, और वो भला नहीं कर रहा, केवल बात कर रहा है। और वो बार बार ये जो सवर्ण समाज है, तथा कथित सवर्ण रह गया है, ये सवर्ण समाज का सीधा सीधा वो अपमान करता है। वो कहता है देश के ज्यादातर संसाधनों पे किसका कब्जा है साहब, दलित तो नहीं है, ओबीसी तो नहीं है, तो भाई किसका कब्जा है? इसका मतलब कौन बचा? दलित और ओबीसी आप हटा दो, आदिवासी हटा दो, तो कौन बचा फिर? ब्राह्मण बचे, क्षत्रिय बचे यानी ठाकुर, और वैश्य बच गए, व्यापारी वर्ग। तो इसका मतलब आपकी वोट कांग्रेस को नहीं चाहिए। और अगर फिर भी आप कांग्रेस के पीछे खड़े हैं, फिर भी कोई दलित और ओबीसी ये सोच रहा है कि ये हमारा भला करेंगे, तो एक सवाल पूछना चाहिए, राहुल गांधी जी आप 65 साल सत्ता में थे, मोदी जी तो 2014 में आए, जरा राहुल गांधी किसी सार्वजनिक मंच से ये बताएं कि मोदी जी 10 साल से सत्ता में हैं, तो भैया इन्होंने तो क्या क्या किया ओबीसी, एसटी, एससी के लिए, और हमारी सरकार थी तो हमने 10 साल में क्या किया। केवल 2004 से 2014 के आंकड़े राहुल गांधी सार्वजनिक मंच से मीडिया में आकर बताए कि 2004 से लेकर 2014 तक राहुल गांधी की यूपीए 1, यूपीए 2 सरकार ने, यानी कांग्रेस की सरकार में, कितने एससी, एसटी, ओबीसी को आपने पक्के मकान दिए, कितने एससी, एसटी, ओबीसी को आपने नौकरियां दी, कितने एससी, एसटी, ओबीसी को आपने आयुष्मान कार्ड या इसी टाइप की कोई फैसिलिटी दी, कितने लोगों का भला किया, जरा ये बताएं। और अगर वो आंकड़ा बीजेपी से ज्यादा है, यानी मोदी गवर्नमेंट से ज्यादा है, तो 10 साल की तुलना करके बता दें राहुल गांधी, आंकड़ों सहित बात करें, तब समझा जाएगा कि राहुल गांधी मूर्ख नहीं बना रहे हैं। और अगर आप खाली बिना आंकड़ों के ऐसे ही बकवास करेंगे, ऐसी फालतू की बातें करेंगे, तो निश्चित समझ लीजिए वो केवल और केवल हिंदुओं को मूर्ख समझते हैं कि मैं ऐसा कहूंगा, ये जाति के नाम पर कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। तब मैं नहीं कह रहा हूं, अब उन लोगों पर सवाल है जो फिर भी कांग्रेस के पीछे खड़े हैं। आप ये जान लीजिए, 10 साल के कांग्रेस कार्यकाल की बात छोड़ दीजिए, देश की आजादी से लेकर 2014 तक, अटल बिहारी का थोड़ा टाइम छोड़ दें, तो कांग्रेस सत्ता में थी, अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सत्ता में थी। इस देश के सभी दलित, एससी और एसटी, ओबीसी, यानी तीनों वर्ग जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं, इनमें से एक भी कच्चे मकान में नहीं रहना चाहिए था, किसी का भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहना चाहिए था। भाई आप मोदी से सवाल पूछ रहे हो ना कि 10 साल में आपने क्या किया? मोदी जी ने नौकरी के बजाय लोगों को मालिक बनाया है, व्यापार दिए हैं, यूनिकॉर्न दिए हैं, स्वयं सहायता समूह खड़ा किया है, लघु उद्योग खड़े किए हैं, एमएसएमई सेक्टर को खड़ा किया है, और 3 करोड़ लोगों को तो मकान भी दे दिया है। मोदी जी ने जो 3 करोड़ लोगों को मकान दिया है, उसमें एससी भी हैं, एसटी भी हैं, ओबीसी भी हैं, और उसमें मुस्लिम भी हैं। हाँ, उसमें ब्राह्मण भी हैं, जो गरीब ब्राह्मण हैं। मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूं गाजियाबाद के अंदर, जिनको 30-35 लाख का फ्लैट मुफ्त में दिया है। आंकड़ों पे बात होनी चाहिए, इस तरह की नहीं। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस देश में कतई स्वीकार नहीं होगा। और जो भी हैं इसके पीछे, उनको मैं तो कहता हूं एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ देश के ऊपर है, और यूएपीए की धारा लगाकर उन लोगों को जेल में डालना चाहिए। क्योंकि जिसकी सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है,
वो तो अपने समर्थकों को जेल में डालने से रहे, ना उनके ऊपर कोई केस होगा और क्लीन चिट तो दे ही देंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।